हम लोग कवर करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक। एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे हम लोग कवर करेंगे। Hello everyone, a very good morning. Guys, we are going to start with a series of macroeconomics introductory or you can say NCERT macroeconomics of class 12. और इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक। एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे हम लोग कवर करेंगे। आज इस सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो चलिए इन पे बात करते हैं और समझते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग अगर देखें कि किसी भी नेशन की अगर आप बात कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं दो नेशन ले लेता हूं। Let's say we have got two countries or nation, country A and country B. ये दो कंट्रीज है हमारे पास। अब कंट्री A का क्या है कि इस पे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज में रिच कंट्री है, ओके। और कंट्री B है, इसके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, या फिर हम ऐसा मान ले कि इसके पास बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज है। स्कार्सिटी है इसके पास, कमी है इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आई होप यू नो, मिनरल्स हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि कंट्री ए और कंट्री बी में से कौन सी कंट्री रिच होगी? तो एक बहुत ऑब्वियस सा रिप्लाई आता है, ये सब बिल्कुल बता सकते हैं। कंट्री ए के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो कंट्री ए रिच कंट्री होगी। और कंट्री बी के पास स्कार्सिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो कंट्री बी एक पुअर कंट्री होगी, राइट? पर ऐसा नहीं होता गाइस। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ कंट्री ए इज हैविंग मेनी और अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, तो इट विल बी अ रिच कंट्री ना। और अगर कंट्री बी के पास स्कार्सिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो एक पुअर कंट्री होगी। हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी अफ्रीकन कंट्री उठा लीजिए, राइट? एनी अफ्रीकन कंट्री वांट टू पिक, दे आर हाईली रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? इनके पास तो नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार लगी हुई है। तो क्या अफ्रीकन कंट्रीज रिच है? नो, सारी तो नहीं है। अच्छा, आप इंग्लैंड की बात कर लीजिए, यूके की, वहां पे तो स्कार्सिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो क्या इंग्लैंड पुअर है? ना, वो तो रिच है। तो फिर क्या है? देन व्हाट इज द फैक्टर, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी नेशन की वेल्थ? सो इस पे एडम स्मिथ, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछे, इनफैक्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछे, जो कि हम देखते हैं। एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उन्होंने दो बहुत ही बुनियादी सवाल रेज किए अपनी बुक में, जिसमें कि पहला है कि व्हाट जनरेट्स इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन में इकोनॉमिक वेल्थ कहां से आती है? दूसरा है व्हाट मेक्स कंट्रीज रिच एंड पुअर। क्या चीज है जो किसी भी कंट्री को रिच या पुअर बनाता है? जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जो कंट्री को रिच या पुअर बनाती है। फिर क्या बनाता है? चलिए देखते हैं। सो मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, इनको रीड करते हैं। द इकोनॉमिक वेल्थ और वेलबींग ऑफ अ कंट्री does not necessarily depend on the mere possession of resources. किसी भी कंट्री में कितनी वेल्थ है, वो कितनी रिच है, ये इस बात पे ही सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उस कंट्री के पास कितनी सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर rather it depends on flow of production. ये फ्लो ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। क्या मतलब हुआ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन से? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम लोग डिटेल में जाना चाहें तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं। मतलब ये हुआ कि कोई भी कंट्री अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरह से यूज कर पाती है।
कोई भी कंट्री जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास हैं अवेलेबल, उनको वो कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर पाती है और इससे उसका फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कितना अच्छा या बुरा होता है, ये चीज डिटरमाइन करती है कि कोई कंट्री रिच होगी या पुअर होगी। अंडरस्टूड गाइस? सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे फ्लो ऑफ प्रोडक्शन की। थैंक यू।